बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुआज़ रसूल, योर प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने एमडी कैट के सिलसिले में अपना यूनिट नंबर 11A डिस्कस करना है कि जिसमें हमने न्यूक्लियर फिजिक्स का फर्स्ट हाफ देखना है। और इस फर्स्ट हाफ में हम लोगों ने एटॉमिक न्यूक्लियस को, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी को, रेडियो एक्टिविटी को, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन को और हाफ लाइफ को डिस्कस करना है। सो आइए अपना काम शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आज का काम शुरू करूं, मैं एक दफ़ा फिर वो टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करता चलूं, उनके नाम आपको बताता चलूं जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा एटॉमिक न्यूक्लियस का। दूसरा टॉपिक हमारा होगा मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी का। तीसरा हमारा टॉपिक होगा रेडियो एक्टिविटी का, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का, और उसी सिलसिले में न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का। और चौथा हमारा टॉपिक होगा रेडियो एक्टिविटी के ही सिलसिले में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हाफ लाइफ का। सो अपना काम शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहला हमारा टॉपिक कौन सा है, एटॉमिक न्यूक्लियस या एटॉमिक न्यूक्लियाई का। लेकिन उससे पहले हमें पता है कि हम कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक इट इज द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड देयर इंटरेक्शन स्पेशली इन जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। यानी ये फिजिक्स की वो ब्रांच है कि जिसमें हम एटॉमिक न्यूक्लियस और उसमें मौजूद न्यूक्लियॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, उनके डिफरेंट मैटर्स, गैसेस और डिफरेंट चीज़ों के साथ इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियाइज के आपस में इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। और कोई भी ब्रांच उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक उसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मौजूद ना हो। और एटॉमिक न्यूक्लियाई या न्यूक्लियर फिजिक्स के सिलसिले में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हमारे बहुत ज़्यादा अहम है, वो एनर्जी का पैदा करना है, जो फिजन और फ्यूजन जैसे रिएक्शन में पैदा होती है, जो इसी टॉपिक में आप आगे जाके यकीनी तौर पे पढ़ेंगे। सो न्यूक्लियर फिजिक्स की डेफिनेशन अब हम लोगों ने देख ली। अब उसके बाद कुछ एमसीक्यूज के रिजल्ट जो आपको लाजमी पता होने चाहिए, चूँकि अक्सर साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं। मसलन रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन डिस्कवर किया था, जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। तो ये आपको चार चीज़ें लाजमी पता होनी चाहिए न्यूक्लियस के बारे में कि कौन कौन सा पार्टिकल किस किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। सो अपना काम शुरू करते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियस, जैसे कि मैंने आपको 2 दफ़ा बताया, हमारा पहला टॉपिक है। न्यूक्लियस का जहाँ तक ताल्लुक है, इसका साइज 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻⁻14 मीटर होता है, कि जो कि 10⁵ टाइम्स लेस है रेडियस ऑफ एटम के। तो आप देख सकते हैं एमसीक्यू के रिजल्ट यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि न्यूक्लियस का साइज तकरीबन 10⁻⁻15 टू 10⁻⁻14 मीटर होता है, और ये साइज एटम के रेडियस से तकरीबन 10⁵ टाइम्स लेस होता है। न्यूक्लियस में तकरीबन सारे का तकरीबन नहीं बल्कि एग्जैक्टली सारे का सारा चार्ज न्यूक्लियस में ही लाई कर रहा होता है। आगे जाकर हम देखेंगे कि न्यूक्लियस में 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं और प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। चूंकि प्रोटॉन्स किस में रहते हैं, न्यूक्लियस पे, तो इसका मतलब एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे लाई कर रहा होता है, न्यूक्लियस में लाई कर रहा होता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि एटम की मास का 99.9% भी कहाँ पे लाई कर रहा होता है, न्यूक्लियस में ही लाई कर रहा होता है। तो अगेन एमसीक्यूज के रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं कि न्यूक्लियस ऑन द होल क्या होता है, पॉजिटिव, और एटम की मास का 99.9% किस में लाई कर रहा है, न्यूक्लियस में ही लाई कर रहा है। न्यूक्लियस में मौजूद रहने वाले पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, और इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस में रहने वाले जिनका घर न्यूक्लियस हो। और ये 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि न्यूट्रॉन्स नाम से ही जाहिर है न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, और प्रोटॉन्स प्रोटॉन P4 पॉजिटिव, इन पे हमने कौन सा चार्ज अस्यूम किया हुआ है, पॉजिटिव। असल में सिचुएशन कुछ यूं है कि एटम के सेंटर में यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूक्लियस की सराउंडिंग में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन पे एक दूसरे से ऑपोजिट चार्ज होता है। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे एक दूसरे से ऑपोजिट चार्ज होता है। हमने इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज अस्यूम कर लिया हुआ है, नेगेटिव, और हमने प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज अस्यूम कर लिया हुआ है, पॉजिटिव। इसका मतलब असल सिचुएशन ये है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे एक दूसरे से ऑपोजिट चार्ज होता है। अगर हम रिवर्स असम्पशन भी ले लेते, या अभी भी अगर हम अपनी असम्पशन को रिवर्स कर लें कि इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं और प्रोटॉन पे नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं, तो इससे एटम के स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं को 2 दफ़ा पहले बता चुका हूँ, चलिए तीसरी दफ़ा फिर, कि असल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे एक दूसरे से ऑपोजिट चार्ज होता है। तो हमने असम्पशन क्या ली हुई है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे
पॉजिटिव चार्ज है, यानी एक दूसरे से ऑपोजिट चार्ज है। प्रोटॉन की मास किलोग्राम में 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होती है, और यूनिट या एटॉमिक मास यूनिट में 1.007276 यू होती है। अगेन एमसीक्यूज के बहुत अहम रिजल्ट हैं। न्यूट्रॉन की मास किलोग्राम में 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होती है, और एटॉमिक मास यूनिट में 1.008665 यू होती है। चलें इलेक्ट्रॉन को भी बीच में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का तो हिस्सा नहीं है लेकिन एटम का हिस्सा है। तो इलेक्ट्रॉन की मास किलोग्राम में 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होती है, और एटॉमिक मास यूनिट में ये वैल्यू 0.00055 यू हो जाती है। यू या AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 6C12 की मास का 12वां हिस्सा है। आसान अल्फाज में आपके सामने रखूं तो कार्बन 6C12 की मास को अगर 12 से डिवाइड करें तो जो आंसर रहेगा वो क्या कहलाएगा, 1 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा, कि जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है 1.6606 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और बेटा जब आप इस मास को किस में कन्वर्ट करेंगे, एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तो जो आपको एनर्जी हासिल होगी वो तकरीबन कितनी हासिल होगी, 931 MeV यानी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब होता है 10⁻+6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। सो इस तरह से आप एटॉमिक मास यूनिट के कॉरस्पॉन्डिंग मास भी किलोग्राम में निकाल सकते हैं, और एटॉमिक मास यूनिट के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी ना सिर्फ MeV यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हैं बल्कि जूल में भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक ब्रीफ सा आपके साथ डिस्कशन की थी कि जिसमें एमसीक्यूज के आपको ये तमाम रिजल्ट्स मैंने हाईलाइट करके आपके सामने दिखा दिए। जैसा कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल पार्टिकल है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे एक दूसरे से ऑपोजिट चार्ज होता है। और सिर्फ ऑपोजिट चार्ज नहीं होता बल्कि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है। दोनों पे चार्ज की अमाउंट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है, लेकिन प्रोटॉन पे हमने कौन सा चार्ज अस्यूम किया हुआ है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे हमने कौन सा चार्ज अस्यूम किया हुआ है, नेगेटिव। तो प्रोटॉन पे चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। कुछ प्रॉपर्टीज के जो न्यूक्लियस के हवाले से पढ़ी जाती हैं, जिनमें से सबसे पहली एटॉमिक चार्ज नंबर, या जिसको एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है, और किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, Z से। ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। या इसको यूं भी पढ़ा जा सकता है, चूंकि एटम ऑन द होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स मौजूद होंगे सराउंडिंग पे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होंगे। तो हम एटॉमिक चार्ज नंबर यानी Z को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम भी कह सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, हम एटॉमिक चार्ज नंबर यानी Z को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। दूसरी एटॉमिक मास नंबर, या जिसको मास नंबर भी कहा जाता है, किससे रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल A से, और ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। और अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि न्यूक्लियॉन्स दो तरह के होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसको बोलने का एक तरीका ये है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। और तीसरी प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर, एंड दिस इज ऑफ कोर्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। और इसको निकालने का फॉर्मूला अगेन एमसीक्यू का रिजल्ट, n इक्वल्स A माइनस Z। इस तरह से बात को नहीं हम छोड़ सकते, एग्जाम्पल हम लाजमन लेंगे। मसलन आपके पास फर्स्ट करें, कार्बन का एक आइसोटोप है 6C14। अब आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट को या न्यूक्लियाई को लिखने का तरीकाकार क्या होता है, ZXA। इसमें X किसको शो कर रहा है कि कौन से एलिमेंट की बात हो रही है, कार्बन की, हाइड्रोजन की, हीलियम की। इसमें Z किसको शो कर रहा है, एटॉमिक चार्ज नंबर को, और इसमें A किसको शो कर रहा है, एटॉमिक मास नंबर को। अब मुझे कहा गया ये कार्बन का आइसोटोप है 6C14, इसका मुकम्मल नंबर एनालिसिस करें तो सबसे पहले एलिमेंट कौन सा है, कार्बन। नंबर 2, इसका एटॉमिक नंबर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 6। नंबर 3, इसका मास नंबर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 14। लेकिन नंबर एनालिसिस सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं होता, बल्कि हमें यह भी बताना पड़ता है कि इस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, और अगर ये एटम है तो सराउंडिंग पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर होता है एंड दैट इज 6। इसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस या इनसाइड द एटम, ये भी एटॉमिक नंबर होता है यानी 6। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि n होता है, और n का मैंने तरीकाकार क्या बताया, a माइनस z। तो a कितना था 14 और z कितना था 6, तो 14 और 6 को माइनस करें तो न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 8। इसका मतलब इस 6C14 कार्बन के आइसोटोप में न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने मौजूद होंगे 6 यानी 6, न्यूक्लियस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6 यानी 6, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन कितने मौजूद होंगे 8। एलिमेंट की नेचर क्या है कार्बन, एटॉमिक नंबर क्या है 6, मास नंबर क्या है 14। इस तरह से आपने इस आइसोटोप का मुकम्मल नंबर एनालिसिस कर लिया। अभी मैंने इस नंबर एनालिसिस के दौरान 3 या 4 दफा एक वर्ड यूज किया है आइसोटोप्स, और अब हमारी डिस्कशन उसी की तरफ जा रही है। आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के 2 या 2 से ज्यादा ऐसे एटम्स के जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, यानी Z सेम हो और A डिफरेंट हो। तो एक ही एलिमेंट के 2 या 2 से ज्यादा ऐसे एटम्स कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। वन ऑफ द वेरी फेमस एग्जांपल इज दैट ऑफ हाइड्रोजन 1H1, प्रोटियम 1H1, ड्यूटियम 1H3, ट्रिटियम। आपको इन तीनों हाइड्रोजन के एटम्स में एटॉमिक नंबर क्या दिखाई दे रहा है सेम यानी 1, और मास नंबर आपको डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं 1, 2 एंड 3। आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। कॉमन सेंस है, एटॉमिक नंबर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज जाहिर सी बातें सेम होंगी, लेकिन चूंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक मास नंबर से और मास नंबर आइसोटोप्स का डिफरेंट होता है, तो आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी लेकिन मैथ्स जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, मैथ्स ओरिएंटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो जाहिर सी बात है क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। कई आयोडीन जैसे मोनो आइसोटोपिक होते हैं, कई हाइड्रोजन जैसे 3 आइसोटोप रखने वाले एलिमेंट होते हैं, कई हीलियम जैसे 2 आइसोटोप रखने वाले एलिमेंट होते हैं 2He3 एंड 2He4, और कई जीनॉन एंड सीजियम जैसे भी होते हैं कि जिनके आइसोटोप्स की तादाद मैक्सिमम यानी 36 तक जा पहुंचती है। तो ये तो हो गया आइसोटोप्स, एलिमेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इनका रिवर्स कहलाता है आइसोबार्स। रिवर्स हर लिहाज से आप देख सकते हैं, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोबार्स हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के 2 या 2 से ज्यादा एटम्स होते हैं, लेकिन आइसोबार्स 2 मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं। एग्जांपल मैंने यहां पे दी हुई है 6C14, 7 and 14, कार्बन और नाइट्रोजन। आप देख सकते हैं इनके एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, जबकि इनके मास नंबर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं सेम यानी 14। और चूंकि एलिमेंट डिफरेंट है, सेम मास नंबर, तो इनकी केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। फिर आ जाते हैं आइसोटोन्स। ना इनका मास नंबर सेम है ना इनका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इनके लिए क्या सेम है, न्यूट्रॉन नंबर। मैं फिर बोल रहा हूं, आइसोटोन्स do not have same mass number, they do not have same charge number, but they have same neutron number। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दी हुई है 2He4 1H3। आपको पता है कि न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, A माइनस Z से। तो अगर मैं हीलियम के लिए एक्सरसाइज करूं तो 4 माइनस 2 का आंसर क्या आएगा 2, और अगर मैं हाइड्रोजन के इस आइसोटोप ट्रिटियम के लिए एक्सरसाइज करूं तो 3 माइनस 1 का आंसर भी क्या आएगा 2। इसका मतलब हीलियम और हाइड्रोजन के इन 2 आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट, मास नंबर क्या है डिफरेंट, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं सेम यानी 2, यानी दोनों के पास न्यूट्रॉन कितने होंगे 2 ईच। और फिर वही बात, आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स होते हैं, आइसोबार्स मुख्तलिफ एलिमेंट्स के मुख्तलिफ एटम्स होते हैं, और आइसोटोन्स भी मुख्तलिफ एलिमेंट्स के मुख्तलिफ एटम्स होते हैं। तो आइसोटोन्स की भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हरगिज नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आइसोबार्स और आइसोटोन्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती, लेकिन आइसोटोप्स के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती।
दूसरा टॉपिक जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना है वो है मास डिफेक्ट। जब भी न्यूक्लियॉन्स आपस में मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं तो न्यूक्लियस की वो मास नहीं आती जो आनी चाहिए। मैं एक रफ सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करने लगा हूं, जरा ध्यान से सुन लें। फर्स्ट करें मेरे पास एक प्रोटॉन था, उसकी मास क्या थी 1U। फर्स्ट करें मेरे पास एक न्यूट्रॉन था, उसकी मास भी क्या थी 1U। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके अगर न्यूक्लियस बनाएंगे तो न्यूक्लियस की मास क्या आनी चाहिए 2U। जाहिर सी बात है, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन 1U और 1U आपस में मिलकर जब न्यूक्लियस बनाएंगे तो न्यूक्लियस की मास क्या आएगी 2U। लेकिन इट हैज बीन फाउंड कि न्यूक्लियस की मास 2U नहीं आती बल्कि 2U से कम आती है। फॉर एग्जांपल 1.8U। चलिए इस एग्जांपल को फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। 1U का प्रोटॉन, एटॉमिक मास यूनिट ऑफ कोर्स, 1U का प्रोटॉन और 1U का न्यूट्रॉन मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं और न्यूक्लियस की मास क्या आई 1.8U। क्या आनी चाहिए थी 2U, आई क्या 1.8U। कितने का फर्क आ रहा है 0.2U का। दिस इज नोन एज मास डिफेक्ट। यानी न्यूक्लियस की मास बनने के बाद, न्यूक्लियस बनने के बाद अपने न्यूक्लियॉन से कम हो जाती है। ये डिफरेंस क्या कहलाता है मास डिफेक्ट कहलाता है। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी भी हुई है, रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ द masses ऑफ इट्स न्यूक्लियॉन्स। दिस डिफरेंस इज नोन एज मास डिफेक्ट। ये एक पॉजिटिव नंबर होता है जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एम से, और डेल्टा एम किसके बराबर होता है जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम एक्स। जेड क्या है न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर, एम पी क्या है एक प्रोटॉन की मास, एन क्या है न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन नंबर, एम एन क्या है एक न्यूट्रॉन की मास और एम एक्स क्या है न्यूक्लियस की मास। तो न्यूक्लियॉन्स की मास माइनस न्यूक्लियस की मास जीरो नहीं आ रही बल्कि पॉजिटिव नंबर आ रहा है। और इतना मैथ तो हम सबको पता ही है कि जब भी यहाँ पे एक डिफरेंस पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर बड़ा है और ये वाला फैक्टर छोटा है। यानी न्यूक्लियस बनने के बाद न्यूक्लियस की मास अपने न्यूक्लियॉन्स की मास से क्या हो जाती है कम हो जाती है। दिस डिफरेंस इज नोन एज मास डिफेक्ट। सवाल ये पैदा होता है मास गई कहां। तो ये मास एक्चुअली न्यूक्लियस बनते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की शक्ल में एनर्जी वाइज रिलीज होती है एंड दिस एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। यानी जब न्यूक्लियस बनता है तो न्यूक्लियस बनने के बाद मास में जो फर्क आता है जिसको मास डिफेक्ट कहते हैं, जिसको हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फर्क एक्चुअली किस में कन्वर्ट हो जाता है एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है जो न्यूक्लियस बनते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की शक्ल में रिलीज होती है एंड दिस पर्टिकुलर एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। डेफिनेशन ये भी आपको यहाँ पे लिखी दिखाई दे रही है, व्हेन न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड a small amount of mass of nucleons is released in the form of electromagnetic radiations of energy E। अब बच्चा यहाँ पे कहता है मैस कैसे रिलीज हो सकती है, तो ये मैं पहले ही एक्सप्लेन आपको कर चुका हूं कि मैस बेसिकली किस में कन्वर्ट हो रही है एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो मैस नहीं रिलीज हो रही बल्कि डेल्टा एम यानी मैस के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी रिलीज हो रही है कि जिसको क्या सिंबल दिया गया है ई का एंड दिस ई इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। और इसको निकालने का फॉर्मूला आइंस्टाइन की इक्वेशन E इक्वल्स डेल्टा एम सी स्क्वायर। इसमें E क्या है बाइंडिंग एनर्जी, डेल्टा M क्या है मास डिफेक्ट और C क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर आपने यही बाइंडिंग एनर्जी किस में निकालनी हो इन टर्म्स ऑफ MEV यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी हो, मैं पहले भी बता चुका हूँ मेगा का मतलब 10⁻6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 × 10⁻19 जूल। तो फिर आपको सिंपली मास डिफेक्ट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 931 से। यानी ये फॉर्मूला आपको बाइंडिंग एनर्जी किस में देगा जूल में और ये वाला फॉर्मूला आपको बाइंडिंग एनर्जी किस में देगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब सवाल पैदा होता है कि हम इतना मामूली सा डिफरेंस यानी मास डिफेक्ट और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग होने वाली बाइंडिंग एनर्जी इसको पढ़ने में इतना इंटरेस्ट शो क्यों कर रहे हैं। उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। यानी किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी उसकी बाइंडिंग एनर्जी गवर्न करती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जितनी ज्यादा होती जाएगी इसका मतलब न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए आपको उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इसका मतलब न्यूक्लियस को तोड़ना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। इसका मतलब न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ही बताती है कि न्यूक्लियस कितना स्टेबल है और कितना स्टेबल नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन कब तक आयरन तक। आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मैक्सिमम होती है और क्या वैल्यू है 8.8 MeV। लेकिन जब आप आयरन को क्रॉस कर जाते हैं तो फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मास नंबर के क्या हो जाती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। यानी
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन या स्टेबिलिटी आयरन तक बढ़ती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन पे अपनी किस वैल्यू पे पहुंच जाती है? मैक्स, दैट इज 8.8 MeV, एमसीक्यू का रिजल्ट। लेकिन जब आप आयरन को क्रॉस करते हैं तो फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मजीद एटॉमिक नंबर में इजाफे से कम होना शुरू हो जाती है, जैसे कि आपको यहां पे ये लिखा भी दिखाई दे रहा है। इसी लास्ट बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये ग्राफ भी यहाँ पे बनाया हुआ है, ज्यादा डिटेल्ड और अच्छा ग्राफ आप लोगों की टेक्स्ट बुक्स में बना हुआ है कि आप देख सकते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस आपको दिखाई दे रही हैं। उन एक्सेप्शंस को जब बाद में हम देखते हैं तो आपको पैटर्न यही दिखाई दे रहा है कि आयरन तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है। आयरन पर पहुंच के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.8 MeV यानी मैक्सिमम होगी, लेकिन आयरन के बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको क्या होती दिखाई दे रही है? डिक्रीज होती दिखाई दे रही है। ये जो आपको पीक्स दिखाई दे रही हैं, ये हीलियम, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, इसका मतलब ये स्मूथ कर्व नहीं है। और यही एक्सेप्शंस हैं जिनका भी मैंने आपके साथ एक थोड़ा सा जिक्र किया था कि दीज एटम्स और दीज एलिमेंट्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल देन द एलिमेंट्स इन देयर विसिनिटी। यानी ये जो एलिमेंट्स हैं जिन पे आपको ये कर्व पीक दिखा रहा है, इन एलिमेंट्स में जो स्टेबिलिटी है वो अपनी सराउंडिंग यानी इर्द गिर्द के एलिमेंट से ज्यादा होगी, इसलिए ये एक्सेप्शंस आपको दिखाई दे रही हैं। कुछ वैल्यूज एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, और जाहिर सी बात है सब यही 3 वैल्यूज नहीं हो सकती, और भी वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख दी हैं। चूंकि बाज़ दफा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि यूरेनियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको क्या दिखाई दे रही है? 7.6 MeV। हाइड्रोजन 1H1 के लिए आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या दिखाई दे रही है? 0, क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन होता है, उसके लिए कोई मास इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब एमसीक्यू का बड़ा अहम रिजल्ट बन गया कि 1H1 के लिए मास इफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होते हैं? 0 होते हैं। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 1H2 के लिए आपको क्या दिखाई दे रही है? 2.23 MeV दिखाई दे रही है। इसमें एक और एमसीक्यू का रिजल्ट आप प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी डिफाइन होती है और मास इफेक्ट पर न्यूक्लियन भी डिफाइन होता है। यानी डेल्टा E ओवर A बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी डिफाइन होती है, और डेल्टा M ओवर A यानी मास इफेक्ट पर न्यूक्लियन भी डिफाइन होता है। एंड मास इफेक्ट पर न्यूक्लियन इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। अब ये देखिए एमसीक्यू का कितना अहम रिजल्ट बन गया कि पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मास इफेक्ट पर न्यूक्लियन यानी डेल्टा M ओवर A। नेक्स्ट जो बात हम लोगों ने करनी है वो है रेडियो एक्टिविटी या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ये डिस्कवर की थी हेनरी बक्वेरेल ने 1896 में एक्सीडेंटली, व्हेन ही फाउंड कि वो तमाम एलिमेंट्स की जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है वो स्टेबल नहीं होते बल्कि अनस्टेबल होते हैं, और अपनी अनस्टेबिलिटी का इजहार अपने में से नेचुरल रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकाल के करते हैं, और ये फिनोमिनन क्या कहलाता है? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। जो न्यूक्लियाई ये फिनोमिना अंडरगो कर रहा होगा वो क्या कहलाएगा? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, और निकलने वाली रेडिएशंस को नेचुरल रेडियो एक्टिव रेडिएशंस का नाम दिया जाता है। लेकिन इनडायरेक्टली रेडियो एक्टिविटी का हिंट हमें पहले से मिल रहा है। कैसे? अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व आपको क्या बता रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन तक इंक्रीज करती है, यानी न्यूक्लियाइज की स्टेबिलिटी आयरन तक इंक्रीज करती है। आयरन पर पहुंच के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अपनी किस वैल्यू पर पहुंच जाती है? मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाती है। लेकिन आयरन को क्रॉस करने के बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती जा रही है, यानी न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी कम होती जा रही है, यानी न्यूक्लियाई की अनस्टेबिलिटी ज्यादा होती जा रही है। और होते होते ये सिचुएशन जो ही आप 82 एटॉमिक नंबर को क्रॉस करते हैं तो ये अनस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा हो जाती है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कंपैरेटिवली इतनी कम हो जाती है कि न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रहता बल्कि अनस्टेबल हो जाता है और अपने में से नेचुरल रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकालना शुरू कर देता है। इसका मतलब नेचुरल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होते हैं तो अपने में से जाहिर सी बात है क्या निकालते हैं? नेचुरल रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकालते हैं। कुछ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने डिस्कवर किए थे, फॉर एग्जाम्पल पोलोनियम एंड रेडियम। ये मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने डिस्कवर किए थे। रेडियम अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो रेडिएशंस की वजह से है, और पोलोनियम चूंकि मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी दोनों का ताल्लुक पोलैंड से था तो इन दोनों साइंटिस्ट ने अपनी कंट्री यानी अपने मुल्क के नाम के पीछे इस एलिमेंट को पोलैंड के नाम के पीछे पोलोनियम का नाम दे दिया था। 3 तरह की रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होती हैं, यहाँ पे मैंने पहले से लिखा हुआ है। अल्फा रेस या अल्फा पार्टिकल जो बेसिकली हीलियम के पॉजिटिव न्यूक्लियाइज होते हैं,
बीटा पार्टिकल्स, अब बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेस दो तरह की होती हैं, बीटा या इलेक्ट्रॉन जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा, और एंटी बीटा या पॉजिट्रॉन कि जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा। आगे जाके तफसीली बहस करेंगे। और तीसरी गैमा रेस, फोटोन, और ये वही फोटोन हैं जो आपने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़े थे, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में रेडिएशंस की मोशन किस किस्म की होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड में रेडिएशंस की मोशन तीन तरह की हो सकती है। चूंकि आप देख सकते हैं कि अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे बीटा को कंसिडर करूं तो उस पर नेगेटिव चार्ज है, एंटी बीटा को बाद में देखेंगे, और अगर मैं गैमा को डिस्कस करूं तो इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो जब आप किसी सोर्स से निकलने वाली नेचुरल रेडियोएक्टिव रेडिएशंस को किस में से पास करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करते हैं। तो गैमा चूंकि न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो गैमा फील्ड में से बिल्कुल क्या कर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में से बिल्कुल क्या कर जाता है, सीधा पास कर जाता है। लेकिन आपको पता है कि बीटा पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो बीटा एनोड की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा या मुड़ जाएगा, और अल्फा पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो अल्फा कैथोड की तरफ यानी नेगेटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा या मुड़ जाएगा। तो यहां से आपको सोर्स से निकलने वाली रेडिएशंस कितने पाथ में डिवाइड होती दिखाई दे रही हैं? तीन, जिनमें से एक गैमा जो इलेक्ट्रिक फील्ड में से सीधा पास कर रहा है अपनी न्यूट्रल बिहेवियर की वजह से, बीटा पॉजिटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, और अल्फा नेगेटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट होता दिखाई दे रहा है। कुछ इसी किस्म का बिहेवियर आपको मैग्नेटिक फील्ड में भी दिखाई देता है कि जहां पे भी सोर्स से निकलने वाली नेचुरल रेडियोएक्टिव रेडिएशंस मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरते हुए तीन रस्तों में डिवाइड हो रही हैं। आप देखें कि गैमा चूंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड में से जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सीधा पास कर गया। लेकिन जहां तक बीटा और अल्फा का ताल्लुक है, तो अगर इस पे मैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला राइट हैंड रूल लगाऊं तो जरा ध्यान से, थंब किसको शो करता है, चार्ज की वेलोसिटी को, फिंगर्स किसको शो करती हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, और हथेली यानी पाम का वेक्टर एरिया किसको शो करता है, फोर्स को। तो चार्ज की या रेडियोएक्टिव रेडिएशंस की वेलोसिटी किधर को आपको जाती दिखाई दे रही है, इधर को, तो ये आ गया थंब। मैग्नेटिक फील्ड डॉट्स किधर को अप्लाई हुई है, आप लोगों की तरफ यानी बाहर की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो हथेली या पाम का वेक्टर एरिया वो किधर को रुख करता दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ। तो पॉजिटिव चार्जेस यानी अल्फा नीचे की तरफ डाइवर्ट होते या डिफ्लेक्ट होते दिखाई दे रहे हैं, और नेगेटिव चार्ज या बीटा जो कि राइट हैंड रूल से ऑपोजिट आंसर शो करता है वो आपको ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होता दिखाई दे रहा है। तो आप दोनों फील्ड्स में देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में से पास करते हुए रेडिएशंस तीन पाथ्स में क्या होती दिखाई दे रही है, डिवाइड होती दिखाई दे रही है। गैमा दोनों सिचुएशंस में अनडेविएटेड मूव कर रहा है, जबकि बीटा और अल्फा को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से डिस्टर्ब करती है मैं काफी तफसीली तरीके से आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। व्हाइट बोर्ड दोबारा शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो चीज हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। जब भी कोई नेचुरल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई अपने में से अल्फा बीटा या गामा की कोई रेडिएशन निकालता है, तो रेडिएशन निकालने की वजह से बाज़ दफ़ा न्यूक्लियाई के एटॉमिक नंबर और मास नंबर में चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियाई एक दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं और डिकेइंग प्रोसेस भी कहते हैं, चूँकि टेक्निकली स्पीकिंग कि जो यहाँ पे रिएक्टेंट न्यूक्लियाई है कि जिसको पेरेंट न्यूक्लियाई का भी नाम दिया जाता है, वो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई यानी डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होकर खुद खत्म हो जाता है, जबकि डॉटर न्यूक्लियाई को पैदा कर देता है। दैट इज व्हाई दिस न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज न्यूक्लियर डिके। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन इज द फिनोमिनन इन विच अ न्यूक्लियस which is by the way parent nuclei changes into another nucleus which is by the way daughter nuclei due to emission of radiations. Now तीन तरह की चूंकि रेडियोएक्टिव रेडिएशंस होती हैं, अल्फा बीटा गैमा, तो हमें तीनों तरह के डिकेस को देखना पड़ेगा। सबसे पहला डिके जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना है वो है अल्फा पार्टिकल्स का डिके या अल्फा रेस का डिके या अल्फा डिके। इट हैज बीन फाउंड कि जब भी कोई पेरेंट न्यूक्लियाई, रिमेंबर दिस इज पेरेंट न्यूक्लियाई, अपने में से क्या निकालता है, अल्फा पार्टिकल या अल्फा मिशन करता है, तो बनने वाले डॉटर न्यूक्लियाई, रिमेंबर दिस इज डॉटर न्यूक्लियाई, के एटॉमिक नंबर में पेरेंट न्यूक्लियाई के लिहाज से 2 की कमी आ जाती है और मास नंबर में 4 की कमी आ जाती है। यानी जब भी कोई न्यूक्लियाई अपने में से अल्फा निकालता है तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है और मास नंबर में 4 की कमी आती है। ये क्या शो कर रहा है कि ये अल्फा पार्टिकल इज गॉट टू बी पॉजिटिव न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। आप थोड़ा सा गौर से देखें, यहाँ पे मैंने ये ट्रांसपोर्टेशन आपके साथ डिस्कस भी कर दी। अब इसमें बहुत अहम बात जो एमसीक्यू के लिए पूछी जा सकती है, रिमेंबर दिस इज पेरेंट न्यूक्लियाई एंड दिस इज डॉटर न्यूक्लियाई। पेरेंट
एंड डॉटर न्यूक्लियाई आर आइसोडाइफर्स। अब सवाल पैदा होता है आइसोडाइफर्स क्या है, तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वो दो न्यूक्लियाई हैं कि जिनके पास सेम न्यूट्रॉन एक्सेस है, यानी दोनों में न्यूट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन से एक जितनी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल